देखिए बेटे, आज का जो नया टॉपिक है वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। और इस वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को बताने से पहले एक दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात, हम सबको ये बहुत अच्छे से पता है, 11वीं क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि नेचर में हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। एक फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताकर अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर देती हैं। तो नेचर में वो क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताकर अपनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर दें, नेचर में ऐसी क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जैसे हमने किसी से बोला कि चीनी ले आओ, तो पीछे से आवाज़ आती है कितनी, तो कितनी का मतलब वो क्या पूछ रहा है? मैग्नीट्यूड। और हमने बोल दिया 2 kg, तो 2 kg बताकर, मैग्नीट्यूड बताकर हमने अपनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर दी। तो ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताकर अपनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर दे, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। हमसे किसी ने पूछा टाइम क्या हुआ, हमने बोला 4:20, तो मैग्नीट्यूड बता दिए 4:20, इंफॉर्मेशन कंप्लीट। किसी और चीज़ की ज़रूरत है? किसी डायरेक्शन की या किसी एनीथिंग, किसी क्वांटिटी की ज़रूरत है? नहीं। तो इसका मतलब नेचर में वो क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताकर अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर दें, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। नेचर में दूसरी तरह की भी क्वांटिटीज़ होती हैं। ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताकर ही अपनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं करती, उन्हें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो नेचर में ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को बताकर अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज का वेक्टर क्वांटिटीज़। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़। जैसे कि हमने किसी से आपसे बोला कि भाई ऐसा है कि, या हमसे कोई पूछता है कि दिल्ली से मेरठ कितनी दूर है, तो हमने कहा भाई दिल्ली से जो मेरठ है वो 100 किलोमीटर है। कितना है? 100 किलोमीटर। तो उसने गाड़ी लगाई और हो लिया। 6 दिन हो गए कि वो मेरठ नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि जाना इधर था, गाड़ी उधर लगाई। तो इसका मतलब यह है कि पोजीशन को बताने के लिए, डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए हमें क्या बताना था? मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी आइडेंटिफाई करानी थी, जाके हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती। हमने कहा कि इस बॉडी पर फोर्स लगाइए, इस बॉडी पर फोर्स लगाई कि बॉडी वहां चले जाए। हमने फोर्स लगाई और लगाते जा रहे, लेकिन ये बॉडी यहाँ नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि उसके पास डायरेक्शन, क्योंकि हमने डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखा। हमें पता है कि अगर मुझे बॉडी को यहाँ ले जाना है और इस बॉडी का मास इतना है, तो मुझे फोर्स इतनी लगानी पड़ेगी, और किधर लगानी पड़ेगी? इसी डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, तभी ये बॉडी उधर जाएगी, अगर हम एक सिंगल फोर्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब नेचर में जो फोर्स है वो कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटीज है। तो इसी तरह से हम सबको 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि नेचर में हमारे पास दो क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर का अपना रोल है, वेक्टर का अपना रोल है। हम दोनों में से किसे यूज़ करते हैं? आंसर है दोनों को बराबर यूज़ करते हैं। जिसकी जहाँ इंपॉर्टेंस होती है उसे हम यहाँ वहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ स्केलर की ज़रूरत है वहाँ पे स्केलर यूज़ करते हैं, और जहाँ वेक्टर की ज़रूरत है वहाँ पे वेक्टर का यूज़ करते हैं। अब हमें आज कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो वेक्टर लॉ को में रिप्रेजेंट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एक चीज़ बताता हूँ जो आप लोगों को अच्छे से पता है। जैसे कि हम लोगों को एक अच्छे से एक बात पता है कि नेचर में वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। तो नेचर में जो क्वांटिटीज होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज के पास क्या होता है? तो आंसर है वेक्टर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ साथ क्या होती है? डायरेक्शन होती है। ये तो वेक्टर होती है, वेक्टर क्वांटिटीज। अब जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि एक क्वांटिटीज हमारे पास है ए, एक ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर, और वेक्टर का नोटेशन क्या लगाते हैं? दिस इज एरो। ये एरो ये बताता है कि नेचर में क्वांटिटी ए वेक्टर है। एरो वेक्टर नहीं है, क्वांटिटी ए वेक्टर है। सिर्फ एरो एक नोटिफिकेशन है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास एक मैग्नीट्यूड भी होगा, और मैग्नीट्यूड को हम किससे बताते हैं? आंसर है इस मॉडुलस के साथ बताते हैं। ये जो मॉडुलस लगा होता है ये किसे रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन को बताने के लिए हम किसको यूज करते हैं? आंसर है यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर को। इसका मतलब ये हुआ किसी भी एक वेक्टर के पास क्या है? मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो ये जो पूरा सिस्टम हमने लिखा ये क्या कहलाता है? दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। ये क्या है? ये वेक्टर है। ये क्या है? आंसर है मॉडुलस है, ये मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? आंसर है यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? डायरेक्शन को डिटरमाइन करना, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन। और इस दुनिया में हर एक चीज का, हर एक वेक्टर का अपना एक यूनिट वेक्टर होता है। इस सत्य को आप समझ लीजिए। जैसे कि मैंने बोला, बड़े ध्यान से सुनना, इस दुनिया में हर एक वेक्टर का पहले क्या होगा? यूनिट वेक्टर।
समझाए? तो सबसे पहले एक यूनिट वेक्टर होगा, उसके बाद क्या होगा, वो फुल वेक्टर बनेगा, पूरा वेक्टर बनेगा। तो नेचर में हर एक वेक्टर का अपना एक यूनिट वेक्टर होगा ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि एक बंदे की वेलोसिटी, एक बंदा चल रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर है, किसमें, ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसके पास वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, वो किधर चल रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, ये रहा। अब दूसरा सुन, अब मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं कि ये 15 किलोमीटर ईस्ट में चल रहा है, तो मैं इसे ये भी तो लिख सकता हूं 15 × 1 किलोमीटर ईस्ट पर आवर, किस में चल रहा है, ईस्ट में। तो ये 1 किलोमीटर पर आवर क्या है, आंसर है 1 किलोमीटर पर आवर ईस्ट में, ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, और उनकी अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो अगर ये एक ऑब्जेक्ट, अगर एक आदमी अगर 1 किलोमीटर पर सेकंड की 1 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, तो वो क्या है, उसका यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं उसे 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, आंसर है 15 से चल रहा है। तो 15 किलोमीटर पर आवर ईस्ट में, ये क्या है, उसका फुल वेक्टर। ये 15 क्या है यहां पर, तो आंसर है 15 मैग्नीट्यूड है, और ये 1 किलोमीटर पर आवर क्या है, दिस इज यूनिट वेक्टर। अरे ये तो है। तो सोचो अगर मैं एक यूनिट वेक्टर को अगर 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, वेक्टर मिल जाएगा ना। दिस वेक्टर इज नोन एज क्या, फुल वेक्टर, दिस इज फुल वेक्टर। तो इसी तरह से सोचो कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि, हाँ जी, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक आदमी 10 किलोमीटर ईस्ट में गया, तो 10 किलोमीटर में से वो सबसे पहले कहां गया, 1 किलोमीटर ईस्ट में गया ना। तो वो ये 1 किलोमीटर ईस्ट में क्या, उसका यूनिट वेक्टर जो क्या दे रहा है, डायरेक्शन। अगर वो 1 किलोमीटर ईस्ट में चल रहा है तो 15 भी 10 भी कहां चलेगा, ईस्ट में तो चलेगा, और वो 10 किलोमीटर ईस्ट में क्या उसका, समझ बेटे बात। इसी तरह से इस दुनिया में हर एक चीज का अपना एक यूनिट होता है। अरे अगर तुम मार्केट में जाते हो और मार्केट में जाने के बाद अगर आप चीनी लेके आते हो 15 किलोग्राम, तो 15 किलोग्राम चीनी लाने के लिए सबसे पहले क्या लाना पड़ता है, 1 किलोग्राम। तो 15 किलोग्राम का 1 किलोग्राम क्या यूनिट है। ऐसे ही एक आदमी की वेलोसिटी 15 किलोमीटर पर आवर ईस्ट में है, तो 1 किलोमीटर पर आवर ईस्ट में क्या उसका यूनिट वेक्टर है। तो वो कहां चल रहा था, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट में चल रहा था, और 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसकी स्पीड कितनी है, 15 से चल रहा था। इस बात को आप लाइफ टाइम याद रखेंगे बेटे। ये बड़े सिंपल से शब्द होते हैं जिनका ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी है, समझाए बेटे बात। तो जो डायरेक्शन हमेशा यूनिट वेक्टर की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, फुल वेक्टर की होगी। तो यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, आंसर है यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कराना, कि कोई नेचर के अंदर वेक्टर किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो डायरेक्शन कौन बताएगा, दिस इज यूनिट वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर, और जितना चलेगा वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। चलो आगे, अब देखते हैं वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। मैं आपको कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में 3 तरह से रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं, 3 तरह से। आप एक एक करके इन सबका महत्व समझेंगे। तो सबसे पहले आता है बेटे कूलम्स लॉ। इन वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले हम इसे किस में रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर फर्स्ट यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। किस में बेटे, इन, हाँ, यूनिट वेक्टर फॉर्म। और बहुत आसान सा तरीका, सीखिएगा इसे। देखिए लुक एट हियर, जैसे कि बेटे हमारे पास गुड़िया यहां पर 2 चार्ज है, ये एक चार्ज Q1 है और ये एक चार्ज Q2 है। दीज आर सपोज टू बी द 2 पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस। ये 2 चार्जेस हैं तो इनके बीच का कोई ना कोई डिस्टेंस भी होगा। वो डिस्टेंस सपोज टू बी हमने कितना मान लिया, R है। अब थोड़ी सी और एक अच्छे से बात समझो जरा, सारे के सारे बोर्ड की तरफ देखिए। ये वाली बॉडी इस वाले चार्ज को क्या करेगी, अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कोई भी चार्ज हो सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। अगर हम बोल रहे हैं दोनों पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस वाले Q2 पर एक रिपल्शन की फोर्स लगाएगा। ये फोर्स कैसी होगी, इस तरफ होगी। तो इसका मतलब Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है ना, तो फोर्स लग किस पे रही है, तो आंसर है फोर्स दूसरे पे लग रही है। लगने वाला कौन है, फर्स्ट। तो हम बोलेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। ये बात समझ आए, नोटेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। बट जिस पे जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसे पहले लिखेंगे और जो लगाने वाला है वो बाद में लिखा जाता है। ये इसका नोटेशन होता है। फिर से इसी तरह से ये Q2 Q1 पे भी तो फोर्स लगाया, कैसे, इस डायरेक्शन में रिपल्शन की। तो ये फोर्स लगेगी किस पे, 1 पे। लगाने वाला कौन है, 2। तो फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड।
ठीक। अब इसे लिखने का तरीका देखिए, तो इसको सबसे पहले यहां लिखना है ऐसे करके, फोर्स F12। 12 का मतलब क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन Q1, अरे Q1 है ना, ड्यू टू Q2, क्लियर। और F21 क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है जी। अब आइए, अब एक एक करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं कूलम्स लॉ की कूलम्स लॉ को वेक्टर की फॉर्म में। तो देखो जी, बहुत आसान सा तरीका है, चलो यही बनाओ सबसे पहले। नाउ फोर्स एक्टिंग, हाँ जी आ रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन किस पे? Q2 बाय Q1। तो ये फोर्स कितनी होगी? तो हमें पता है ये फोर्स लग किस पे रही है? फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। ये वेक्टर है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है वो हम लोगों ने कूलम्स लॉ में पढ़ा है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। आर क्या है? इन दोनों वेक्टर के बीच का डिस्टेंस ही तो है, अरे दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड कितना है? R स्क्वायर। तो आप चाहे तो इसे ये भी लिख सकते हैं कि हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, 1 से 2, तो 1 से 2 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है? ओके, ये क्या है? मैग्नीट्यूड हो गया। अब हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन। और डायरेक्शन कौन बताता है? यूनिट वेक्टर। अब तू एक बात बता, अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, तो Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया, तो फोर्स लगेगी किस पे? Q2 पे। लगाने वाला कौन है? Q1। लेकिन इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? तो मैंने आपको कूलम्स लॉ में बताया था, अलोंग द लाइन जोइनिंग देयर सेंटर्स। तो उसी लाइन पर होगी जहां पे दोनों चार्ज रखे हुए हैं। अगर पॉइंट चार्ज है तो वो सिंपल लाइन है, अगर दो बॉडी होती है तो दोनों के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन पे लगता है। तो इसकी लाइन पर, तो ये Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाया, किस पे लगाया? एक स्ट्रेट लाइन पे लगाएगा, अलोंग द लाइन जो इन दोनों को जोड़ रही है। तो यही तो लाइन है, और वो लाइन क्या है? अलोंग द R, जो इनके बीच का डिस्टेंस है। तो ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो हमारे यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होगी? तो आंसर है 1 से 2। भाई फोर्स लगा कहां से रहे हैं? 1 से 2 की तरफ ही तो जा रहे हैं, लेकिन लग किस पे रही है? दूसरे पे। लगाने वाला कौन है? पहला। लेकिन फोर्स की डायरेक्शन क्या है? 1 से 2। किसके लोगे? आंसर है R क्या लोगे? यस। तो क्या हो गई? R12। अरे 1 से चले और 2 की तरफ चले गए। नहीं है बेटे समझ में? शुड आई रिपीट माई वर्ड्स? क्लियर? फोर्स, अरे मैं अगर आपको पुश करता हूं तो फोर्स किस पे लगी? आप पे। लगाने वाला कौन है? मैं। लेकिन फोर्स की डायरेक्शन कैसे है? मेरे से आपकी तरफ ही तो है। और किसके अलोंग है? अलोंग R, लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। चलो, इतनी बात तो समझ में आती है। इसे डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आइए इस पे, नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 Q2, तो क्या लिखेंगे? फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये तो है इनका मैग्नीट्यूड दोनों के बीच का। चाहे आप डायरेक्शन को भी लिख सकते हो, कैसे लिखोगे? 2 से 1 का स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। और साथ में क्या है? यूनिट वेक्टर। इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? अलोंग द लाइन जोइनिंग देयर सेंटर, जोइनिंग दीस पॉइंट्स। और वो डायरेक्शन क्या है? अलोंग R। तो इसके लिए डायरेक्शन क्या हो गई? आंसर है 2 से 1। इसे हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बेटे हमें एक चीज अच्छे से पता है, नाउ वी नो दैट, वी नो। अब बताना ये दोनों डायरेक्शन, मैं 1 से 2 जाऊं या 2 से 1 जाऊं, ये दोनों डायरेक्शन कैसी है? इक्वल है। मुझे कहां से जाना है? Q से Q1 से Q2 तो जाना है, और यहाँ पे Q2 से Q1, तो दोनों इक्वली तो है। लेकिन दोनों डायरेक्शन कैसी है? एक दूसरे के अपोजिट है। भाई मैं आप तक जा रहा हूं, आप मेरे से यहां तक आ रहे हैं, लेकिन हम चल तो दोनों बराबर बराबर है, लेकिन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसका मतलब हमें पता है कि R2 यूनिट वेक्टर किसके इक्वल है? माइनस का R21, किसी पे भी माइनस लगा दो। अब इसकी वैल्यू पुट करो, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, फर्स्ट में पुट कर लो। दिस इज फर्स्ट, ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, तो रखो यहां पर। तो F21 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और कितना आ गया यहाँ पर? माइनस का R21,
अरे ये तो आ गया, इस माइनस को यहाँ ले जाओ तो माइनस F21 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर और R21, इक्वेशन नंबर 3। नहीं आया समझ में? तो अब इन दोनों को देखकर बताओ भाई, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड दोनों कैसी लग रही हैं? इसके राइट हैंड साइड देखो, दोनों बराबर है, लेकिन दोनों कैसे हैं? ये दोनों इक्वल तो हैं लेकिन अपोजिट है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इससे कंक्लूजन निकला बेटे कि F12 किसके इक्वल है? माइनस F21। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक चार्ज दूसरे पे 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है तो दूसरा पहले पर कितनी लगा रहा होगा? पक्का 10 का लगा रहा होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, ना तो ज्यादा ना कम। ये फिजिक्स में किस रूल को फॉलो कर रहा है? न्यूटन के थर्ड लॉ को। अरे नहीं समझ में आया बेटे? तो इट ओबे द न्यूटन थर्ड लॉ। तो कभी कभार पेपर में एक्सप्लेनेशन के साथ आता है, यू मस्ट टू नो हाउ टू डू दैट। सो इट शोज दैट बोथ चार्जेस act force equal in magnitude but opposite in direction, follow या obey Newton's थर्ड लॉ। इसे थंब रूल बना के याद कर लो, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। इसी का अब एक दूसरा नोटेशन कैसा है देखिए, यहाँ पे लिखते हैं नंबर सेकंड। अब हम किसको, इसी कूलम्स लॉ को अभी तो हमने यूनिट वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था ना बेटे। अरे ये इतना बात कंप्लीट हो गया था, ये रिप्रेजेंटेशन था, इतना ही करना था, ये तो हमने एक्स्ट्रा शो करके दिखाया। अब हमें फुल वेक्टर की, एक वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यूनिट वेक्टर की जगह क्या बनाना है? फुल वेक्टर। इसको हम सिंपल शब्दों में क्या बोल देते हैं कभी कभार? फुल वेक्टर भी बोल देते हैं, आसान हो जाता है समझना। तो देखो कैसे करते हैं। तो अब हम इसी कूलम्स लॉ को फुल वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। किसमें? फुल वेक्टर की फॉर्म में। तो देखो कैसे करेंगे, सेम वही सेम डायग्राम। अगर ये चार्ज कितना है? Q1 है और ये चार्ज Q2 है। हाँ जी आ रहा है? तो Q1 और Q2 है। अब जरा इसमें गौर करके देखिए, अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलता हूँ, हाँ जी गुड़िया बेटे, ये वाला Q1 इस Q2 पे एक फोर्स लगाएगा ना, किधर? इस डायरेक्शन में। तो ये सेम फोर्स किस पे लगेगी? दूसरे पे लगाने वाला कौन है? फर्स्ट। इसी तरह से ये सेकंड वाला पहले पे भी तो फोर्स लगाएगा, तो फोर्स लगेगी किस पे? तो आंसर है फर्स्ट पे लगाने वाला कौन है? सेकंड। बात समझ आ गई भाई सब? और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R है। आइए तो इसको रिप्रेजेंट करिए, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए उसके बाद यहां बना लेते हैं, आ जाओ फटाफट। नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो ये फोर्स कितनी है? फोर्स एक्टिंग ऑन किस पे? सेकंड ड्यू टू 1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड। फोर्स है ना बेटे, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड भी होगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और इसके पास एक डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन कौन बताता है? यूनिट वेक्टर, जो कितना है, जिसकी डायरेक्शन क्या है? 1 से 2। अब हमें एक बात पता है कि यूनिट वेक्टर को लिखने का एक तरीका हमें अच्छे से पता है। क्या तरीका पता है? इसको मैं चाहूं तो ये भी तो लिख सकता हूं बेटे, ए कैप ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए फुल वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत? तो आप देख लो, चाहे एक आदमी, अगर मैं इसको इसमें लगाते हो आप, जैसे मैंने बताया था एक आदमी 15 किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है ईस्ट में, तो ये फुल वेक्टर हो गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना था? 15। 15 को 15 से काटोगे तो 1 आ गया, तो कितना आ गया? 1 किलोमीटर पर आवर ईस्ट में। वही तो यूनिट वेक्टर होता है। अरे वही तो होता है। तो इस फार्मूले को ऐसे याद भी कर सकते हो। तो इसी तरह से मैं इस यूनिट वेक्टर को किस फॉर्म में लिख सकता हूं? तो मैं आंसर है इसको ऐसे लिख सकता हूं, R12 में R वेक्टर इंटू R12। और बेटे यहां से यहां तक दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, अरे यार यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कहां से है? Q1 से Q2, और ये तो डायरेक्शन है सिर्फ Q1 से Q2। और इस डिस्टेंस का यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड कितना है? R। या आप क्या लिख सकते हो? R12 का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, लेकिन R12
कितना है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक, उठा के रख दो यार यहाँ पर। तो क्या लिख सकते हैं, तो R121 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, कितना आ गया आशु यहाँ से R12 अपॉन में R। समझ आएगी ना बेटे बात। ये R क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों चार्ज, क्योंकि Q1 की जो Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है उस फोर्स की डायरेक्शन क्या अलोंग द लाइन जॉइनिंग Q1 टू Q2। अब इस लाइन का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, दिस इज R। इसलिए इसको यहाँ लिखेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, R12 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R की Q आ गया, और कितना आ गया R12 वेक्टर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो। नाउ सिमिलरली फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो क्या लिखेगा यहाँ पर, तो F12 इज इक्वल टू डायरेक्ट लें तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर की जगह कितना लिखोगे तुम यहाँ पे, तो आंसर है डायरेक्ट होगी 2 से 1, दूसरा 1 लगाएगा, और इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो 2 1 की जगह R वेक्टर अपॉन में R का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो आ रही होगा, ओके। तो ये कितना आ गया R12 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R की पावर 3 और R21। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब एक जरा देख, नाउ हमें एक चीज अच्छे से पता है कि जो R वेक्टर है R12 वेक्टर किसके इक्वल है, R-21 वेक्टर के तो इक्वल है, बट अपोजिट। अरे ये फोर्स इधर लगाएगा डायरेक्शन, अरे इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ से है, इधर, इसकी डायरेक्शन कैसी है, इधर, नहीं आया समझ में। तो R12 वेक्टर किसके इक्वल है, R-21। अरे जिसका यूनिट वेक्टर अपोजिट होगा उसका वेक्टर भी तो अपोजिट होगा। अरे जिसका यूनिट वेक्टर अपोजिट है तो उसका वेक्टर भी तो अपोजिट होगा। तो पुट इन फर्स्ट, तो कितना आ गया, तो आंसर है F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R की क्यूब, और इसकी जगह ले सकते हैं माइनस का R21, इस माइनस को उठा के इधर ले जाओ तो -21 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R की क्यूब, कितना था R12 था ना बेटे, तो R12 की जगह यहाँ पे माइनस रख दिया ना, -21, और ये फोर्स थी 2-1 ही तो चल रही है, तो कितना आ गया यहाँ से R21, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ठीक है जी, समझ आ गया शो। अब जरा इक्वेशन सेकंड को देख और इक्वेशन थर्ड को, ये पूरी सेकंड और ये थर्ड दोनों कैसी है, सेम है ना। इसका मतलब सो F12 इज इक्वल टू माइनस F21, तो ये फोर्स कैसी है, इक्वल और अपोजिट लग रही है। एक दोनों के दोनों चार्ज एक दूसरे पे बराबर बराबर फोर्स लगाएंगे इन इक्वल मैग्नीट्यूड, बट द डायरेक्शन विल बी अपोजिट। यहाँ पर हमने जो इसको शो करके दिखाया, किस फॉर्म में शो करके दिखाया, वेक्टर की फॉर्म में। अरे ये वेक्टर में आ गया ना फॉर्म में, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। यहाँ पे जो हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था वो किस फॉर्म में दिया था, आंसर है यस, ये यूनिट वेक्टर की फॉर्म में दिया था। ये किस फॉर्म में दिया था, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। नहीं है बेटे समझ में। अब एक तीसरा देखिए, तीसरा होता है इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। सिस्टम पर अगर हम दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करें तो उनकी वेक्टर की फॉर्म कैसी बनती है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, अब देखिए बेटे, अब इसी कूलम्स लॉ को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर रिप्रेजेंट करके इसकी वेक्टर फॉर्म बनाते हैं। तो इसका तीसरा आता है कि कूलम्स लॉ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बहुत आसान सा है, जैसे देखिए ये सपोज टू बी दो वेक्टर है, एक चार्ज कहीं प्लेस होगा, एक चार्ज है सपोज टू बी Q1, ये एक चार्ज है सपोज टू बी Q2। तो कहाँ रखे हैं वो, तो इनकी कोई ना कोई पोजीशन तो होगी। ये यहाँ से यहाँ रखा है, तो अगर हमें नेचर में किसी भी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताना होता है तो पोजीशन को बताने के लिए
इस दुनिया में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ओरिजिन। ओरिजिन एक ऐसा आर्बिटरी मतलब अपनी इच्छा से हम कहीं भी कंसिडर कर सकते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मेरठ कितनी दूर है, तो कितनी दूर है मेरठ, तो आंसर आप नहीं बता सकते, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, आप बताते हैं मेरठ 100 किलोमीटर है, तो और मैं बोलता हूं मेरठ 20 किलोमीटर है, तो कौन सही बोल रहा है, आंसर है दोनों सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैं यहां से नाप रहा हूं, आप यहां से नाप रहे हैं और मैं उसके नजदीक किसी पॉइंट से नाप रहा हूं। तो जहां से हम अपनी मेजरमेंट करना शुरू करते हैं उसे हम कहते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन एक आर्बिटरी वैल्यू होती है, आर्बिटरी जो हम अपनी इच्छा से कैलकुलेट करते हैं, अपनी इच्छा से मानते हैं, दिस इज नोन एज क्या, ओरिजिन। तो ओरिजिन इज द आर्बिटरी पॉइंट विच कैन वी एडमिट आवरसेल्फ, हम अपने आप कंसीडर कर लेते हैं जैसे हमें सहूलियत होती है। तो ये दो चार्ज कहीं रखे हैं, तो हमने क्या मान लिया, ये एक ओरिजिन होगा जहां से रखे हैं, ये चार्ज कितना है Q1 और ये चार्ज कितना है Q2। अब इन दोनों चार्जेस की इस ओरिजिन से कोई ना कोई पोजीशन तो होगी, तो उनकी पोजीशन को बताने के लिए हमने यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर बना लिया, कितना, R1 वेक्टर, ये कितना है R2 वेक्टर। कोई दिक्कत? इसी तरह से अब जरा थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये Q1 इस Q2 के ऊपर एक फोर्स भी तो लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स लगेगी किस पे, तो आंसर फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। नहीं आई बात समझ में? तो यहां से यहां तक का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आंसर है वो डिस्प्लेसमेंट होगा R1 से 2। अरे ये तो वेक्टर हुआ भैया, आप कैसे जा रहे हो, 1 से 2 ही तो जा रहे हो, क्लियर? देख के बता सकते हो ये दो, ये क्या है R1 और R2 क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है किसके, Q1 और Q2 के। जो ये बता रहे हैं Q1 कहां पे है, यहां पर है, और Q2 यहां पर है। समझ आ गई मेरी बात? इनकी ये पोजीशंस है। और R21 ये इनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि भाई Q1 से अगर Q2 जाएंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, R12 वेक्टर है। तो अगर मैं बोलूं तो R1 वेक्टर ये क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर है, तो लिख दो इसमें क्या है, R1 एंड R2 वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 एंड Q2 रेस्पेक्टिवली, है ना, फ्रॉम ओरिजिन। इतनी बात समझ में आती है? अब आगे देखिए, आशु इनमें से बता सकता है कि इनमें से रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, R1, R12 और R2 में से रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है? तो देखो इसको निकालने का, तो ये तो आप भूल गए होंगे भाई, कहाँ 11th में पढ़ा था गलती से। इसका एक तरीका होता है ट्रायंगुलर लॉ, भूल गए आप ट्रायंगल लॉ? ट्रायंगुलर लॉ क्या कहता है, अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो रिजल्टेंट क्या होता है, तो आंसर रिजल्टेंट होता है एक वेक्टर के टेल टू टेल और दूसरे वेक्टर के हेड टू हेड। अरे नहीं समझ में आया, एक वेक्टर के टेल टू टेल और दूसरे वेक्टर के हेड टू हेड। अब तू जरा देख यहां से, ये वाले वेक्टर का जो हेड है ये दूसरे वेक्टर के टेल से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, एक वेक्टर के तो टेल टू टेल और दूसरे वेक्टर के हेड टू हेड, तो ये इसका रिजल्टेंट है। अगर तू इसका रिजल्टेंट लिखेगा तो ए वेक्टर किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के। नहीं है समझ में? अरे अब इसमें से देख के बता कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर है, R2। ये वाले इस वाले वेक्टर का हेड इस वाले वेक्टर के टेल से नहीं मिल रहा, तो रिजल्टेंट क्या होता है, एक वेक्टर के तो टेल टू टेल और दूसरे वेक्टर के हेड टू हेड। भूल गए तो देखो जरा कितना होता है, तो इसमें R2 वेक्टर ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर किसके इक्वल होगा, R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर। इसको उठा के इधर ले जा, तो R12 वेक्टर किसके इक्वल हो गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दी। अरे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर मैं यहां से यहाँ गया तो R2 माइनस R1 ही तो होगा, तो ये R2 क्या है, बेसिकली मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब देखो इसे कूलम्स लॉ में कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इस पे निकाल, अगर Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाई तो फोर्स किस पे लगी, Q2 पे, तो नाउ द फोर्स एक्टिंग ऑन किस पे, Q2 बाय Q1। ये फोर्स कितनी लगी, तो हमें पता है ये फोर्स है F21, फोर्स इज इक्वल टू, भाई फोर्स वेक्टर क्वांटिटी तो मैग्नीट्यूड कितना है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। R की डायरेक्शन क्या है? अरे ये तो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, तो ये डिस्टेंस की डायरेक्शन क्या है? R1 से 2। R भी ले सकते हो चाहो तो, R1 से 2। अरे ये था ना, इसका क्या है? स्क्वायर है, पूरा मैग्नीट्यूड है ना बेटे। तो यहां से आधा का कितना डिस्टेंस है? R12, ये इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर इतनी बात? अब हमें क्या देना है? डायरेक्शन। और डायरेक्शन कौन बताता है? यूनिट वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? आंसर है 1 से 2, ये तो ले देंगे। अब इसे अगर मुझे वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं? वो आपकी नॉलेज अच्छी है। तो R12 इज इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना है? R12, ये तो है। तो इसको चाहे तो यहां लिख दो। अब तो कहना है राइट इट है। तो F21 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 का होल स्क्वायर। इसकी जगह क्या ले सकते हैं? R12 वेक्टर अपॉन में R12, ये तो आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये F21 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में इन दोनों का वो का क्यूब, अरे इसकी पावर 1 है ना, दोनों जुड़ जाएंगे। तो मैग्नीट्यूड में कितना आ गया? R12 की पावर 3, और यहां पे कितना आ गया? R12। ठीक, अब तू बता R12 वेक्टर को तू क्या ले सकता है? पुट, अरे फाइनल माइनस इनिशियल। तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या लिखेगा इसको? अरे मैग्नीट्यूड भी कितना हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। और ये वाले वेक्टर को हम क्या ले सकते हैं? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। समझ में आया? नहीं बेटे समझ में? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कूलम्ब्स फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। इसी तरह से इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, अब इसी तरह से इसके लिए निकाल। अब यहां पे समझ, अब यहां पर क्या होगा? डायग्राम इसी में चेंज कर देता हूं, है ना। अब इसी तरह से R1 है या R2 है। अब ये Q2 Q1 पे भी तो फोर्स लगाएगा। अब इस फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी? तो आंसर है इस फोर्स की डायरेक्शन होगी ऐसी। यस, वेरी गुड। तो कैसी डायरेक्शन होगी? ये ऐसे तो लगाया बेटे। तो ये फोर्स किस पे लगेगी? फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। ठीक, और अब आप मुझे बता सकते हो इसमें से इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा? शाबाश बताइए। नाउ अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है बता? कौन सा है? R1। एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर टेल से मिला तो रिजल्टेंट कितना हो गया? ये तो हो गया। तो तुम इसे क्या लिखोगे? तो आंसर है इसे तुम लिखोगे R1 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर। इसे उठा के इधर ले जाओ बेटे। तो आंसर कितना हो गया? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इक्वेशन नंबर इसे सेकंड डाल लेना, इसे चाहे थर्ड डाल लो, बस सेम वही। नाउ हाँ, फोर्स डायरेक्ट ले देते हैं, एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2, सेम ले देते हैं सिमिलर। तो भैया फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू सेकंड इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा? अरे 2 से 1, तो R1 माइनस R2 है ना की पावर 3, सॉरी मैग्नीट्यूड लिख दिया ना यहाँ पर। और कितना आ गया यहाँ से? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। शाबाश बेटे, वेरी गुड। ये मैग्नीट्यूड था, ये वेक्टर फॉर्म है। ठीक, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। तो दोनों इक्वेशंस, ये सेकंड थर्ड और इसको हम फोर्थ लिख देते हैं। तो सेकंड को देखो, फोर्थ को देखो, ये दोनों क्या है? आंसर है ये दोनों के दोनों, इनकी डायरेक्शन देखी नहीं वेक्टर, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। अगर से एक माइनस लगा दूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे? यार घोंचू, समझ आ गया? तो ये दोनों भी क्या बता रहे हैं? सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। आप इससे भी बता सकते हो दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल अपोजिट, एक माइनस ले लेना दोनों में। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ
इन यस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय पोजीशन वेक्टर। इतनी बात समझ में आती है। अब उसके बाद एक नया टॉपिक देखिए, बहुत अच्छे से सीखोगे तो मजा आएगा, लुत्फ आएगा इसका। उसके बाद देखिए जी, अब इसमें एक टॉपिक आता है हम लोगों के सामने, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्स। क्या नाम आता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। इसका एक मतलब समझना, देखो जरा सारे के सारे। एक बहुत छोटी सी बात पूछता हूं आपसे कि ये कहता क्या है, सुनो पहले इसके बारे में। मान लो ये दो चार्ज है, ये एक चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज है Q2। मान लो Q1 Q2 पे एक फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स है 100 न्यूटन। कितनी है? 100 न्यूटन की, 100 न्यूटन। तो Q2 Q1 पे बता सकते हो कितनी फोर्स लगाएगा? 100 न्यूटन की, बस अपोजिट लगाएगा, बराबर मैग्नीट्यूड होगा दोनों का। ओके, तो Q1 और Q2 इन दोनों के बीच का कोई डिस्टेंस था। Q1 Q2 पे 100 न्यूटन की फोर्स लगाता है, तो Q2 Q1 पे भी कितनी लगाएगा? 100 न्यूटन की फोर्स लगाएगा। ये बात समझ में आती है। अब अगली बात सुन, बोलता हूँ पर एक तीसरा चार्ज कहीं रख दिया, ये Q3, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, कुछ भी हो सकता है। तो अगर तीसरा चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा। इसने इसको मान लिया फोर्स 20 न्यूटन की, 20 न्यूटन, और ये चीज लगा रहा है, कितना बन रहा है? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना? 30 डिग्री का। भैया Q3 फोर्स लगाएगा। इस दुनिया में जब भी चार्ज होंगे तो फोर्स लगाएंगे ना, चार्ज बॉडी है। तो अभी इसको भी भूल जा, इतना तो समझ में आता है। Q3 Q1 पर एक फोर्स इधर लगाएगा, ये Q1 Q3 पे भी तो इधर फोर्स लगाएगा। अरे यार, इसी तरह से ये वाला जो Q3 है, ये मान लो Q2 पे भी फोर्स लगा रहा है इधर, ये फोर्स लगा रहा है, हो सकता है इसका डिस्टेंस कम हो। अच्छा, ये इसका चार्ज अलग हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये इस पे 10 न्यूटन, तो ये पर कितनी लगा रहा होगा? इधर 10 न्यूटन की। ये लगा रहा है, तो ये भी इस पे कितनी लगा रहा होगा? 20 न्यूटन। और बड़े ध्यान से सुनना, यहीं पे इसका आंसर छिपा हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस करने हैं बैक टू बैक। अगर पहले Q1 और Q2 दो ही चार्ज सेपरेट थे एक दूसरे से, तो Q1 पे 100 फोर्स लगाता है, तो Q2 Q1 पे कितनी फोर्स लगाता है? 100। तो पहले Q1 और Q2 के बीच में कितनी फोर्स लग रही थी? 100 न्यूटन की। पक्का? जैसे मैंने चार्ज यहाँ रख दिया, तो तीसरे चार्ज को रखने से क्या आप मुझे बता सकते हो कि Q1 और Q2 के बीच में जो पहले फोर्स 100 न्यूटन की थी, तो फोर्स अभी भी 100 न्यूटन की रहेगी, या ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? आंसर है उतनी ही रहेगी। इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। यही क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स कहता है। क्यों? क्योंकि सोच कि Q1 और Q2 तो दोनों चार्ज भी पहले उतने ही थे, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी उतना ही है। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स किस पर डिपेंड करती है? Q1 और Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस भी वही है, चार्ज भी वही, तो फोर्स तो बराबर लगेगी। लेकिन Q1 पे टोटल लगने वाली फोर्स बदल जाएगी, Q2 पे लगने वाली टोटल फोर्स बदल जाएगी, लेकिन Q1 और Q2 के बीच लगने वाली फोर्स पहले भी उतनी थी, अभी भी उतनी रहेगी। जैसे कि सुन, मैंने इसे 100 रुपए दिए, समझ भाई, मैंने इसे 100 रुपए दिए, ये बड़ी खुश हो गई कि 100 रुपए मिल गए। तो इसका और मेरा लेन देन कितने का है? 100 रुपए का। ठीक है भाई, तूने इसको दिए 200 रुपए, तेरा और इसका लेन देन कितना है? 200 का। अच्छा, उस तीसरे ने इसे 500 रुपए दे दिए, तो उसका और इसका लेन देन कितना है? 500 का। तो अब पता इस पे टोटल पैसे कितने हो गए? 100 मैंने दिए, 200 तूने दिए, 500 उसने दिए, कितने हो गए? 800। तो बता, इस पे जब टोटल 800 रुपए होगा तो मेरा इसका लेन देन कितने का? अभी भी क्या मेरा इसका लेन देन बढ़ा, कम हुआ? उतना ही रहा ना अभी भी। चाहे इस अकेली बंदी पर कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन हम दोनों के बीच का लेन देन पहले भी 100 था, अभी भी 100 का। तेरे और उसके बीच का पहले भी 200 था, अभी भी 200। ये चाहे उस पैसों को कितना भी खर्च करते हैं, लेकिन अभी भी और इसका लेन देन हमेशा उतने रहता है।
अरे बात समझ में आई मन्नू? हमेशा इस बात को ध्यान रखो, इस दुनिया में दो बॉडी पर लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन वो रिमेन इंडिपेंडेंट होती है प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। उसके सराउंडिंग में कितने भी चार्ज हो, वो चार्ज उन दोनों पे कितनी भी फोर्स लगा रहे हो, उन दोनों चार्ज पे लगने वाली टोटल फोर्स तो बदल सकती है, लेकिन इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स पहले भी उतनी थी, अभी भी उतनी रहेगी। अरे समझ में आया? इसी तरह से मान लो इन दोनों के बीच में फोर्स अगर 10 न्यूटन की लग रही थी, तो ये इसके ऊपर कितनी भी फोर्स लगाए, ये इसके ऊपर कितनी भी फोर्स, ये इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाए, इधर एक चार्ज रख दूं, ये कितनी फोर्स लगाए और रख दूं, इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाए, इस पे लगने वाली Q3 पे लगने वाली टोटल फोर्स बदल जाएगी, लेकिन Q1 और Q3 के बीच में लगने वाली फोर्स जितनी थी अभी भी उतनी होगी। अरे समझ में आया? अब देख, जैसे कि मैं कहता हूं आपसे, ध्यान समझ में नहीं आई बेटे जी? क्लियर इतनी बात? डैम श्योर क्लियर है? तुम फोर्स लगाई 100 न्यूटन की, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई 20 न्यूटन की, तो इस अकेले पे फोर्स को हम निकाल सकते हैं कैसे? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से निकाल सकते हैं। मान लो इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल है 30 डिग्री का। कितना है? 30 डिग्री का। कितना? रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला होता है a² प्लस ab थीटा। तो अगर ये इसको इधर लगा रहा है, एक फोर्स ये लगा रहा है, इनके बीच का एंगल है, तो हम ये लगाने वाले रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं इस पे। तो दोनों पे लगने वाली अलग, दोनों चार्जेस पे लगने वाली टोटल फोर्स तो बदल जाएगी, लेकिन Q1 और Q2 के बीच में लगने वाली फोर्स पहले भी उतनी थी, अभी भी उतनी है। यही क्या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स है। जैसे कि मैं आपको लिख देता हूं, पहले इसको समझिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फोर्स acting between the two charges is always independent of the presence of other charges surrounding it, but the total force acting on the single isolated charge will be equal to a vector sum of all the forces act on the charge। मान लो एक चार्ज Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये Qn है। यार ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये भी इसको फोर्स लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, तो सबके बीच में एक दूसरे लगा रहे होंगे। इन हर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाली फोर्स तो सेम है, लेकिन Q1 पे जो टोटल फोर्स लगेगी वो फोर्स किसके सम के इक्वल होगी? अरे यार हाँ, तो फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 वो किसके सम के इक्वल होगी? जो फोर्स दूसरा वाला लगा रहा है, अरे यार तीसरा लगा रहा है, चौथा लगा रहा है, और जितने भी हाँ और n तक लगा रहे हैं, इन सब फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगी। वेक्टर सम के, ना कि अलजेब्रिक। डायरेक्शन के छोड़ना है इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन बना लेते हैं बड़ा छोटा सा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है सपोज टू बी। अगर यहाँ पर एक चार्ज है, ये 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, कोई भी चार्ज ले सकते हो माइनस प्लस, कौन सा लो बताओ? माइनस या प्लस? प्लस। ये चार्ज कैसा लेना है आपने? प्लस माइनस? -3 माइक्रोकूलम। ये चार्ज प्लस लेना है माइनस प्लस 4 माइक्रोकूलम का, ठीक है। अब ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। मैंने आपसे बोला कि भैया यहाँ से यहाँ तक इक्विलेटरल है, तो मान लो सबकी साइड कितनी है? 10-10 सेंटीमीटर की है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। फाइंड द फोर्स ऑन ए, बी एंड सी इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देखो जी, ए पर लगने वाली फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो आराम से। तो एक बात बता, ए पर मुझे फोर्स निकालनी है ना, तो ए पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है जरा देख के बता सकते हो? आंसर है बी फोर्स लगा रहा होगा और सी लगा रहा होगा। बी जो है, बी पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब फोर्स एक्ट किस पे हो रही है? ए पे। लगाने वाला कौन है? बी। तो ए फोर्स तो अंदर लग रही है भाई साहब। अरे यार, अब ये वाला पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, रिपेल। रिपेल।
तो रिपेल करके कहाँ ले जाएगा, ए इस डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो ये फोर्स किस पे लग रही है, ए पे लगाने वाला कौन है, सी। आगे ना, तो एक वेक्टर इधर हो गया, एक वेक्टर इधर। अब हमें क्या निकालना है, इसका टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। अरे यार तो ये वाली टोटल फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए। और वो हम निकाल सकते हैं इक्विलेटरल के अंदर, देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आराम आराम से सुनो, पहले हम मैग्नीट्यूड निकालो फोर्स एक्टिंग ऑन ए। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए कौन लगा रहा है, बी, और ये फोर्स कितनी होती है 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक बात थंब रूल बना के याद कर लो, जब भी आप फिजिक्स में, हमेशा के लिए जब भी आप फिजिक्स में डायरेक्शन को इन्वॉल्व कर लेते हो तो फार्मूले में नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का कोई महत्व नहीं रहता, तो उसमें नेगेटिव को हटा दो। अरे समझ में आया, तो हमेशा के लिए ना पॉजिटिव। अगर आप डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं कर रहे, ऐसा नहीं बना रहे, तो आप क्या लोगे, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी रखा वैसा साइन लोगे, अदरवाइज यू हैव टू मेक द पॉजिटिव साइन। वेक्टर क्वांटिटी में समझ में आ गया ना, तो अगर आप डायरेक्शन को इन्वॉल्व कर लोगे, ऐसा बना लेते हो, तो आपको नेगेटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं, अगर नहीं बनाओगे तो लिखना है आपको। तो कितना हो गया 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों के बीच का चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम का, मतलब 10 की पावर -6। दूसरा कितना है 3 माइक्रोकूलम 10 की पावर -6 अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेगा तो 10 की पावर -2 इसका होल स्क्वायर लगा दे। और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 × 10 की पावर 9। इसको सोल्व कर लोगे, कुछ फोर्स आ जाएगी तुम्हारी, अरे कुछ आ जाएगी फोर्स। इसी तरह से एग्जैक्टली तू ये भी निकाल, तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू सी। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है 9 × 10 की पावर 9। Q1 कितना है 2 × 10 की पावर -6। Q2 कितना है 4 × 10 की पावर -6 अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इतने कुछ न्यूटन फोर्स आ जाएगी। आगे नहीं आगे, अरे यार अब एक बात बता और बड़ी अच्छी सी कैलकुलेशन कर कि तुझे पता है कि इक्विलेटरल में सारे एंगल कितने बनते हैं 60-60 डिग्री के बनते हैं। अच्छा ये अगर 60 डिग्री का है और ये पूरी एक लाइन है, अरे ये लाइन होगी ना पूरी, ये वाला वेक्टर इसको इधर ही तो रिपेल करना है इधर, तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा यहाँ से यहाँ तक का 180 डिग्री बनता है। तो 180 डिग्री में से अगर मैं 60 को माइनस कर दूं तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। नहीं आया समझ में? तो इसका मतलब एक वेक्टर तो हमारा FAB था और एक वेक्टर कितना था हमारा FAC था, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 120 डिग्री। और मुझे क्या निकालना है, ये रिजल्टेंट निकालना है FA। तो कैसे निकालेंगे नाउ, यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, तो FA ये फोर्स कितनी आ गई अंडर रूट में A², तो यहां लिखोगे FAB का स्क्वायर प्लस FAC का स्क्वायर प्लस 2FAB FAC। क्या चीज, क्या ये, हाँ तो लिख तो दिया Q1 Q2 माइक्रोकूलम में है ना, तो माइक्रो 10 की पावर -6 दोनों लिख तो दिए, माइक्रो 10 की पावर -6 और कोस कितना है दोनों के बीच में 120। अरे आपको FA पता है FB पता है, यहाँ लगा के निकाल लो ना फोर्स एक्टिंग ऑन ए, निकल जाएगा। ऐसे ही आपको B पे निकालना हो तो कैसे निकालोगे, सुनो B पे निकालने के लिए ऐसे ही ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले नेगेटिव को क्या करेगा अपनी तरफ, अरे पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करेगा, तो फोर्स किस पे लगेगी B पे, लगाने वाला कौन है A। इस तरह से ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट, तो ये क्या फोर्स कैसे लगेगी, फोर्स लगेगी B पे, लगाने वाला कौन है C। अब तुझे पता है A के पॉइंट से दो वेक्टर इधर जा रहे हैं, तो तू इस वाली फोर्स को भी निकाल सकते हो, तुम इस वाली फोर्स को भी निकाल सकते हो सेम ऐसे। अब इन दोनों का रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसी आएगी, A ऐसी, तो ये फोर्स किस पे लगेगी, फोर्स एक्टिंग ऑन B। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, आंसर इन दोनों के बीच का एंगल होगा 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एग्जैक्टली जब इस पे निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, इस पे निकालने के लिए, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, तो फोर्स एक्टिंग ऑन C ड्यू टू A। इस तरह से ये पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, तो फोर्स एक्टिंग ऑन C ड्यू टू B। A की पॉइंट से दो वेक्टर इधर जा रहे हैं, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, A लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। ये रहा, अब तुझे पता है ये एंगल कितना है यहाँ से यहाँ तक का 60, ये 60, तो ये वाला एंगल भी कितना है 60, तो ये दोनों एंगल कितने हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल कितना बनेगा 60। तो तेरे पास ये वाली फोर्स भी है, तेरे पास ये भी फोर्स है, तो तू रिजल्टेंट नहीं निकाल सकता। तो वी कैन इजीली डिटरमाइन द फोर्स एक्टिंग ऑन इक्विलेटरल ट्रायंगल एट A, B and C with the help of principle of superposition of force। ठीक है बेटे, करके आएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।